कुर्सी की देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, सीधी तस्वीरें रखती हूं आपके सामने। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में भिड़ गए हैं। हंगामे के बाद स्पीकर ने विधानसभा में मार्शल तक बुला लिए, ऐसी नौबत आ गई। विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से निलंबित कर दिया। ममता बनर्जी खुद फ्लोर पर दिखाई दे रही है, एक को साइड करते हुए नजर आ रही हैं। हंगामा भी हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर बिल के दौरान ये हंगामा शुरू हुआ। जरा एक बार पहले बंगाल विधानसभा की तस्वीरें आप देखें, सुने वहां पर क्या बहस चल रही है। हालांकि अभी केवल तस्वीरें हैं। अब अंदर हुआ क्या, किस बात पर यह बहस शुरू हुई, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि विधायक अग्निमित्रा पॉल को भी निलंबित किया गया है। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। हंगामा इतना बढ़ा कि फिर मार्शल्स भी बुलाए गए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद फ्लोर पर है। एक एक विधायक को हटा रही हैं, गैलरी को खाली करा रही हैं। हंगामा क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इतना जरूर तय है कि ये अल्पसंख्यकों पर बिल के दौरान ये हंगामा शुरू हुआ। अग्निमित्रा पॉल को निलंबित किया गया, मार्शल बुलाए गए, आपस में बीजेपी और टीएमसी के विधायक भिड़ गए, आमने सामने आ गए और फिर स्पीकर को विधानसभा में मार्शल बुलाना पड़ा। ऐसी नौबत आ गई। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओंकार सर बताएं, हो क्या रहा था बंगाल विधानसभा में, ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई कि मार्शल बुलाने पड़े? देखिए, बंगाल विधानसभा का ये जो स्पेशल अधिवेशन है ये आज ही समाप्त होने वाला है। 3 दिन का ये अधिवेशन था। तो इसमें बंगाल और बंगाल की अस्मिता को लेकर ममता बनर्जी जब अपने भाषण शुरू किए तो देखा गया कि विपक्षी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार उन पे हमला बोला गया और वॉल तक वो लोग आगे पहुंच गए। उसके बाद जैसे कि हंगामा और भी बढ़ने का तो मार्शल बुलाने पड़ा और मार्शल बुला के जैसे कि देखा गया चीफ व्हिप जो है शंकर घोष, बीजेपी के जो विधायक है, उनको मार्शल ने खींचते हुए बाहर निकाल दिया। उसके बाद जैसे कि वो फिलहाल के लिए अभी बीमार पड़े हुए हैं, वो सोफे में ही लेटे हुए हैं जैसे कि देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अग्निमित्रा पॉल जो कि आसनसोल से विधायक है, उनको भी यह इस विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि पिछले जो दिन था यानी कि परसों के दिन शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन उस दिन कहा गया था कि शुभेंदु अधिकारी को सिर्फ उस दिन के लिए ही सस्पेंड किया गया। हालांकि आज जब पहुंचा बीजेपी विधायक विधानसभा में तब बताया गया कि शुभेंदु अधिकारी को ये पूरी सेशन के लिए ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो उसके बाद ही बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ कि अध्यक्ष जब कहा था कि उसी दिन के लिए सिर्फ विपक्षी नेता को सस्पेंड कर दिया गया है तो आखिरी दिन में क्यों नहीं वो शामिल हो सकते। यही सवाल को लगातार उठाते गए और इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। उसके बाद जमकर ममता बनर्जी भी बीजेपी पर हमला बोली और जैसे कि देखा गया लगातार बीजेपी को चोर ऐसे शब्द भी विधानसभा के अंदर प्रयोग किया ममता बनर्जी ने। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि विधानसभा में चोर शब्द का इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा ठीक, ओंकार बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं समीर जी, और ये बंगाल विधानसभा में जो हुआ भी, ओंकार हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। सेशन ही छोटा था, पहले दिन के लिए सस्पेंड किया गया था, फिर बाकी के दिनों के लिए वापस सस्पेंशन रिवोक होकर अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को नहीं आने दिया गया, वहीं से ये मामला गरमाया है। निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी को जिस दिन सत्र शुरू हुआ था एक दिन के लिए वहां से सत्र से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूरे कार्रवाई के दौरान उनके हटाने की घोषणा कर दी गई है, स्पीकर ने कर दिया है, तो बीजेपी विधायक नाराज थे। अब देखिए जो सड़क पर होता है वो आज सदन में देखने को मिला। बीजेपी विधायक और टीएमसी के विधायकों की आपस में हाथापाई सदन के अंदर हो रही है। तो अब अगले साल तो बिहार में बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले, तो ये बता रहा है कि सदन का जो माहौल है यह आपको आने वाले दिनों में सड़कों में भी दिखेगा। और इस तरीके से अगर चुनाव होंगे तो जो आरोप लगता है कि ममता बनर्जी के विधायक और ममता बनर्जी का प्रशासन और ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से चुनाव के अंदर हिंसा करते हैं और मताधिकार को, लोगों को वोट करने से रोकते हैं, और बार बार कहा जाता है कि भाई ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते और टीएमसी की सरकार रहते निष्पक्ष चुनाव बंगाल में नहीं हो सकते। मुझे लग रहा है कि अब केंद्र सरकार को भी देखना पड़ेगा, या चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा कि अगर टीएमसी के विधायक
सदन के अंदर इस तरह से अगर मारपीट कर सकते हैं, उनका इतना हौसला बुलंद है कि सरकार हमारी है, स्पीकर हमारा है, सत्ता में हमें, तो जब चुनाव आएगा तो जब सड़क पर संघर्ष करेंगे तो किस तरीका का वो तांडव करेंगे। मुझे लग रहा है कि टीएमसी, पहले कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी थी, वह गुंडागर्दी अब टीएमसी के अंदर आ गई है। उस सदन का जो चरित्र टीएमसी ने बताया है, मुझे लग रहा है वो आने वाले समय में सड़क पर देखने को मिलेगा। और चुनाव के पहले ये मुझे लगता है बंगाल के अंदर हिंसा का संघर्ष बढ़ेगा। मैं ऐसे बोलूंगी, जो विधानसभा में है वो रिफाइंड वर्जन है, सड़क पर इससे तो कई ज्यादा है। पत्थरबाजी, मारकाट, खून खराबा क्या नहीं हो जाता है। अब एक और खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। सैलाब से हुई तबाही का जायजा ले रहे हैं। अमृतसर में खेतों में जाकर उन्होंने नुकसान का आकलन किया है। वो खुद ट्रैक्टर पर मौजूद है और आप जानते हैं इस वक्त पंजाब के तकरीबन 20 से 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 1500 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की वजह से बेहाल हैं। तस्वीरें आप देखें। हमारे संवाददाता पुनीत परिंचा इस वक्त पंजाब के अलग अलग इलाकों में लगातार वहां से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उन्हीं की एक रिपोर्ट आप देखें। इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार बाढ़ से काफी नुकसान हुआ, कैसे प्रयास करेंगे? सर, काफी ज्यादा नुकसान इस बार हुआ, पैकेज अभी क्षति का आकलन हो रहा है। संकट के इस घड़ी में सरकार साथ खड़ी है किसानों के। आप ट्रैक्टर में आप पूरा जायजा ले रहे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा पानी है। किसान जो है, अभी आप धान के खेत में भी गए थे, क्या लगता है कि धान तो पूरा खत्म हो गया? पूरी तरह से खत्म हो गया है और क्षति का आकलन तो खेतों में जाके ही होगा। आगे चले, आगे कई जगह जाने। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे कि केंद्रीय कृषि मंत्री धान की खेती का जो नुकसान हुआ है, बाढ़ से काफी चीज जगह जो है प्रभावित हुए हैं, खेत प्रभावित हुए हैं। अब उनके लिए यहाँ पर मुआयना जो है वो किया जा रहा है और उनका कहना है कि नुकसान काफी ज्यादा है, इसीलिए वो यहाँ पर ये पूरा उसका मुआयना कर रहे हैं। धान के खेतों में गए। खड़े सर, पुनीत सर। हाँ जी, क्या हुआ? खेत में खड़े हुए जौना के धान के, और 26 तारीख से ये फसल डूबी हुई है। ऊपर जो बालें निकली है उनके दाने खत्म हो गए, नीचे जड़ें सड़ गई है और जहां हम खड़े हैं वहाँ खेत में भी सिल्ट जमा हो गई है। तो ये फसल तो बर्बाद हुई ही है। अगली फसल पे भी संकट है कि गेहूं कैसे बोएंगे। ये महासंकट की स्थिति है और देख के मन तकलीफ से और दर्द से भर रहा है। लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूं कि हम संकट की घड़ी में किसानों के साथ हैं और संकट के पार निकाल के ले जाने के हर संभव उपाय करेंगे। विनोद जी, ये तस्वीरें बता रही हैं और मैं लगातार पिछले कई दिनों से हमारे जितने भी संवाददाताओं की रिपोर्ट है वो देख रही हूँ। एक बात तो समझ में आ रही है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है पंजाब में। देखिए, पंजाब में इस तरह की बाढ़ मुझे याद नहीं पड़ता कि पहले कभी आई हो। 88 के बाद आई है। और हाँ, 88 के बाद। हाँ, 88 के बाद आई है। 88 का तो हम लोगों को किसी को ध्यान भी नहीं कैसी बाढ़ थी, क्योंकि तब उतना मीडिया का प्रसार भी नहीं था, इतना विजुअल्स भी नहीं आते थे। लेकिन अब जिस तरह से बाढ़ आई तो अब देखिए खेत, सड़क, गाँव सब डूबे हुए हैं। मतलब बहुत ही विनाशकारी स्थिति है। और मैं तो शिवराज सिंह चौहान के साहस की और उसकी क्या कहते हैं उनके कमिटमेंट की सराहना करता हूँ। आमतौर पर नेता लोग, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या और जो मंत्री लोग हैं, वो हेलीकॉप्टर से सर्वे करते हैं। अधिकारी बता देते हैं कि ये इलाका डूबा हुआ है, तो एक आकलन मोटा मोटा लग जाता है। लेकिन वो खुद जाके किसानों के बीच में देख रहे हैं कि धान की बाली कैसे जो है बिगड़ गई है, कि ये फसल तो गई अगली भी नहीं होगी। तो ये चीजें बताती है कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री और 20 साल 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जमीन से उसी तरह जुड़े हुए जैसे पहले जुड़े थे। और ये इस तरह के दृश्य अब देखने को कम मिलते हैं कि जब कोई नेता, केंद्रीय मंत्री जाकर के सीधे इस तरह बाढ़ में लोगों से उसको संबोधित करे। और मुझे लगता है कि मैं तो उनके इस प्रयास की सराहना करता हूँ। और बेहतर है कि पंजाब हमारा सीमावर्ती प्रांत है, सरकार आम आदमी पार्टी की है, केंद्र में बीजेपी की है, राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त पंजाब के किसानों को केंद्रीय सहायता की जरूरत है। और अगर शिवराज सिंह चौहान आकलन करके केंद्र से उनको मदद दिलाते हैं तो स्वागत योग्य कदम होगा। ठीक, अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। खबर अब अंतर्राष्ट्रीय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार खुलकर रूस और उत्तर कोरिया पर अमेरिका के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है।
ट्रंप ये आरोप तब लगा रहे हैं जब चीन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और चीन की विजय का जश्न मना रहा था। इस दौरान शी जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग भी मौजूद थे। चीन के इस जश्न पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुतिन और किम जोंग उनके नाम का जिक्र करते हुए कहा कि आप अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन इस आक्रामक बयान में ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया। अब ऐसे भी थोड़े से मिजाज अलग दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अब टैरिफ वाली वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर और उसमें मोदी का रोल, मोदी वॉर, ऐसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब ध्यान पूरी तरीके से शिफ्ट कहाँ हो गया है विजय जी, ये पूरा किम जोंग उन, पुतिन, जिनपिंग, इन तीनों की तिकड़ी पर आ गया है। कल चाइना में विक्ट्री परेड में जो दिखाई दिए हैं तीनों के तीनों लोग, तो वो जाहिर है कि उससे उनका बीपी तो बढ़ा ही होगा ट्रंप साहब का, कि तीनों बड़े नेता, पावरफुल नेता वहाँ पर खड़े हुए हैं। और वैसे भी ट्रंप साहब का आजकल रोजाना बीपी हाई रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहे, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं। भारत ने भी जिस तरह से जवाब दिया उनकी टैरिफ का, उससे भी थोड़ा सा उनकी नाराजगी कुछ बढ़ी भी है, कुछ कन्फ्यूजन भी है कि भाई किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, क्या हो रहा है। भारत के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये जो पेनल्टी वाला 25% है, ये अगले 2-1 महीने में विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब विड्रॉ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है वापस पुरानी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। 25% पर आ जाएंगे, 50% से। कल पीयूष गोयल साहब को भी मैं सुन रहा था, वो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी बातचीत से भी ये रेफरेंस मिल रहा है। और जिस तरह से भारत ने रेस्पॉन्ड किया है, बहुत लंबे समय तक अमेरिका इसको नहीं जस्टिफाई कर पाएगा। और कुछ ना कुछ एक क्या रास्ता निकलता है वो बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और ट्रंप साहब तो किसी भी दिन कुछ बदल जाते हैं। लेकिन एक बात आप देखिए कि उन्होंने टैरिफ के बाद भी भारत की और प्रधानमंत्री की तारीफ लगातार की, बिल्कुल बराबर की है। तो इसलिए वो उस स्पेस को बनाए रखना चाहते हैं। और ये तीनों लोगों के साथ देखकर तो जाहिर है कि उनके लिए बड़ी परेशानी है। और उसमें भी महत्वपूर्ण ये है कि जिनपिंग के घर पर एक तरह से, वहाँ पर तो वो एक पूरी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए, वर्ल्ड पावर का जो ऑर्डर बदलने की जैसी स्थिति दिखती है। तो ट्रंप साहब के लिए लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है, तो उससे उनको बड़ा तकलीफ हुई होगी। और भारत भी वहाँ पर था, मतलब विक्ट्री परेड में नहीं था, लेकिन उससे पहले एससीओ की बैठक में था। तो एससीओ की समिट में था, उसमें भी जो चीन की बात भारत के साथ हुई है उसको लेकर भी, और वो तस्वीर भी आई थी पुतिन की और जिनपिंग की और प्रधानमंत्री की, तो वो भी तकलीफ देने वाली थी उनके लिए। लेकिन मुझे लगता है भारत के रिश्तों में जैसे बाढ़ का होता है ना, बाढ़ का पानी उतरने लगता है जी, तो वो पानी अब उतरने लगा है मेरे हिसाब से भारत और अमेरिका के रिश्तों में। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, जल्दी, वो क्योंकि जिस तरीके के बयान उनके आ रहे, आपने एक तो बात सही कही कि प्रधानमंत्री मोदी की इन पर्सन उन्होंने तारीफ करना बंद नहीं किया। इनक्रेडिबल मैन, मुझे वो शब्द याद आ गया जो उन्होंने बोला था। टेरिफिक उन्होंने बोला, टेरिफिक। अच्छा, और एक और जो हम देख रहे हैं हर्षवर्धन जी की भारत के साथ रिश्तों में भी जो पहले रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर वो इसे मोदी वॉर कह रहे थे, अब ऐसा नहीं कह रहे हैं। और टैरिफ लगाने को भी वो जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या यही ट्रायंगल की तस्वीर है जो उन्हें नर्वस कर रही है या इनसिक्योर कर रही है? नहीं, देखिए, ये जो ट्रायंगल है रशिया, इंडिया, चाइना का, ये तो उनको स्ट्रेटजिकली बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जो अथॉरिटी है यूएसए की उसको कम करता है, यानी यूएसए प्रेसिडेंट जिस अथॉरिटी के साथ दुनिया के अलग अलग मसलों पर बात करता है वो खत्म हो रही है। लेकिन उससे आगे की बात है, अमेरिका में बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत से जाकर वहां बहुत अच्छी पोजीशंस में है। वहां की जो लॉबी है, जो जिसको इंडस्ट्रियल लॉबी जो कहते हैं, वो पूरी तरह से देख रही है कि अमेरिकी इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है जो ट्रंप का टैरिफ है। वहां के जो लोग हैं जिनकी सोशल सिक्योरिटी पिछले कुछ समय में खत्म कर दी। जब बिग ब्यूटीफुल बजट आया था तो क्या हुआ था, सबसे पहले जिसको एक समय में ओबामा केयर कहा गया, उस पूरे हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम पर सारा पैसा उन्होंने हटा दिया। तो एक तरह से उनके पास सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है। उनके जो प्रोडक्ट आएंगे वो सारे के सारे महंगे हो जाने वाले हैं। अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनके लिए ऑर्डर कम होने लगेंगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अमेरिका का टैरिफ अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, खजाने में पैसा जा रहा है, राजा खुश है, जनता नाराज हो रही है। ट्रंप और उनके आसपास के लोगों को ये गर्मी अब समझ में आने लगी है। और मुझे भी लगता है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि दोनों डेमोक्रेसी हैं, दोनों के बीच में जिस तरह के रिश्ते हैं उसमें कोई और ऑप्शन अमेरिका के पास भी नहीं, ट्रंप के पास, भारत के पास भी ये बेहतर विकल्प है।
और वैसे भी अगर तेल को लेकर इतनी नाराजगी थी तो टैरिफ तेल पर लगाना चाहिए था ना, तेल पर तो टैरिफ लगाया नहीं। तेल तो पुतिन ने तो एकदम एक्सपोज कर दिया ना। अलास्का में क्या बोला कि 20% ट्रेड बढ़ गया अमेरिका और रशिया के बीच में जब से ये युद्ध चल रहा है। यूक्रेन क्या कह रहा है, सबसे बड़ा वो हमारा ऑयल का सबसे बड़ा बायर हो गया है, अभी 15% के ऊपर चला गया है। तो अगर अमेरिका और यूक्रेन तेल खरीद रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की बात तो बिल्कुल बेमानी है। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का निजी अहंकार है जो मुझे लगता है कि जल्दी ही अब टूट जाएगा। वो खामखा है। खैर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विक्ट्री डे परेड के दौरान ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मदद से ह्यूमन लाइफ को 150 साल तक बढ़ाने की संभावना पर चर्चा करते हुए सुना गया। बातचीत के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित बातचीत चीन के सरकारी प्रचारक सीसीटीवी के लाइव कवरेज में हॉट माइक में कैद हो गई। इसमें पुतिन के ट्रांसलेटर को यह कहते हुए सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही है, इंसानों के ऑर्गन बेहतरीन तरीके से ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे उतने ही युवा बनेंगे और यहां तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर शी जिनपिंग ने कहा कि कुछ लोगों का अनुमान है कि इस ट्रांसप्लांट की मदद से इंसान 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये बातचीत तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत है। अब इसमें मुझे अच्छा और बुरा दोनों समझ में आ रहा है। अच्छा तो ये है कि चलिए ठीक है, एक और नया विज्ञान का चमत्कार, लेकिन खतरनाक इसलिए इससे तो जो जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकता है। पॉकेट में बस पैसा होना चाहिए और हाथों में पावर होनी चाहिए। मीनाक्षी, मैं एक प्रसंग सुनाऊंगा। सुनाइए ना। पौराणिक प्रसंग है कि रावण ने जब शंकर जी को प्रसन्न कर लिया और शंकर जी प्रसन्न हो गए तो रावण शंकर जी ने कहा वरदान मांगो, तो रावण ने कहा मुझे अमर कर दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि अमर होना ठीक नहीं है। उनका नहीं, आप सब कर सकते हैं, आप मुझे करिए। तो उनका बहुत कष्ट है अमर होने में, तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे रिश्तेदार सब मरते चले जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते चले जाएंगे, तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा और तुमको लोग जनरेशन गैप इतना हो जाएगा कि लोग मानेंगे नहीं और तुम्हारी फजीयत होगी। तो इससे अमर होने में बड़े कष्ट हैं। तो रावण को समझ में आ गया, तो उन्होंने कहा फिर का मैं तुम्हें अजर कर देता हूँ कि तुम जब तक जीवित रहोगे बूढ़े नहीं होगे। तो मुझे लगता है ये जो प्रयोग है इसमें अजर अमर दोनों का रास्ता खोजने की विज्ञान कोशिश कर रहा है। और जैसे कहा ना, जब तक जिएंगे तब तक युवा रहेंगे। रावण के कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाया है ना, फिर वो राक्षस बुद्धि होगी ना। मुझे लग रहा है किम जोंग ने थोड़ी सफलता हासिल कर ली है। राक्षस बुद्धि कहिए, वैसे नजर आता है, कहिए। मुझे लगता है किम जोंग ने इसमें थोड़ी सफलता हासिल कर ली है। जो 150 साल का, अब देखिए वैसे ही जवान, मतलब तब से बने हुए वो, और ये तीनों नेता ऐसे ही है। मतलब पुतिन को भी देखेंगे, शी जिनपिंग को देखेंगे और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को देखेंगे। खोज लिया है। बिल्कुल, तीनों सत्ता पे लगातार बने रहना चाहते हैं, तीनों जवान बने रहना चाहते हैं, तीनों चाहते हैं कि सत्ता जब तक हमारे पास लाइफस्टाइल भी ये ला सकती है। हम बहुत सारे ऐसे सन्यासियों को जानते हैं जो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है, इस पे कोई एक्सपर्ट कमेंट? विजय जी। नहीं, मैं तो अजर और अमर में जो है ना, अजर रहना तो फिर भी ठीक होता है, अमर होना जो है प्राकृतिक भी नहीं है और मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन अब जब पावर आपके पास आ जाती है तो आपको लगता है कि वो पावर कितने लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे। ट्रम्प साहब को ये तिकड़ी ऐसा तो नहीं है, लंबे समय तक झेलनी पड़ेगी। ट्रम्प साहब इसके लिए उनसे बात भी कर सकते हैं, इस पर तो ये अलग इशू है, हम इसको साथ ही मिलकर करते हैं। ठीक है, ये हमें भी दे दो, हम भी 150 साल तक रहना चाहते हैं। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग इस इवेंट का रहा है कि किम जोंग उनकी जो बेटी कही जा रही है वो वहां पर इस इवेंट में दिखी, जो 12-13 साल की है अभी, और कहा जा रहा है कि ये उत्तराधिकारी होंगे। तो एक जो डिबेट चल रही थी कि उनकी बहन, और जिस तरह से दिखा है पूरे में इवेंट में, तो उसमें लग रहा है कि वो उस तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अब एक और सवाल है कि क्या कोई लेडी वहां आएगी तो जो डिक्टेटरशिप है वो खत्म होगी। हम तो थोड़ा अच्छी खबर की तरफ देखते हैं ना, तो शायद वो होता हुआ दिखे। हाँ, क्योंकि लेडी डिक्टेटर्स का इतिहास ज्यादा है नहीं। भारत में रहा है सर, इंदिरा गांधी ने लगाया था ताना। अरे सर, हटाया भी तो था उन्होंने ही। भारत में ठीक है, हटाया भी तो उन्होंने ही था। इंदिरा गांधी नहीं, उन्होंने नहीं हटाया था। उन्होंने हटाया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाया था, उन्होंने ही चुनाव कराए थे। घोषणा इंदिरा गांधी ने की थी। एक समय घोषणा चुनाव उन्होंने की थी, ना करती। एक समय के लिए तानाशाह होती और तानाशाह रहते रहना। डेमोक्रेसी में तानाशाही नहीं चलती है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अब कोरिया का क्या होगा ये कोरिया वाले जाने। हम आगे बात करेंगे पाकिस्तान की। चीन में पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चीन में पहले दिन से साइडलाइन किया जा रहा है।
सबसे पहले तस्वीर सामने आई जब एससीओ के मंच पर पुतिन और मोदी बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब शहबाज से कोने में खड़े थे। बाद में पुतिन के सामने ईयरफोन लगाने के दौरान उन्होंने अपनी खिल्ली उड़वा ली। अब एक और तस्वीर आप देखिए, अपना खुद छाता थाम कर एक कॉर्नर में वो खड़े हो जाएंगे। अभी तो वो चलते हुए आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखिएगा वो खुद खड़े हो जाएंगे कॉर्नर में। विक्ट्री डे परेड के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब सभी इंटरनेशनल लीडर्स बैठकर एक मंच से परेड देख रहे थे। शहबाज शरीफ खुद अपना छाता लिए बगल में कोने में खड़े हुए थे। जरा वो तस्वीर भी देखिए, ईयरफोन वाली तस्वीर, हमने शायद आप लोगों ने इस पर कल चर्चा भी की। ये एक और नई तस्वीर है, ये तस्वीर सामने आई। समीर जी, देखिए वहाँ तो सम्मान जो मिला वो आसिम मुनीर को मिला है। आसिम मुनीर भी वहाँ पर थे और शहबाज शरीफ भी प्रधानमंत्री वहाँ पर थे, लेकिन शहबाज शरीफ जानते कि भाई इस समय, और दुनिया के तमाम देश जानते, ट्रम्प साहब भी जानते हैं कि भाई आसिम मुनीर असली पाकिस्तान के शासक है, इसलिए उनके साथ वो लंच करते हैं, डिनर पे उनको बुलाते हैं। शी जिनपिंग भी उनका सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो पता है कि पाकिस्तान की असली ताकत किसके पास है, क्या शहजाद शरीफ के पास है या फिर आर्मी का जो प्रमुख रहे और जिन्होंने आपको सर्वे सर्वा बना दिया आसिम मुनीर, उनके पास है। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया जानती है कि भाई आसिम मुनीर जो चाहते हैं वही पाकिस्तान में होता है। तो मुझे लगता है कि उनको सम्मान मिल रहा होगा और शहजाद शरीफ चले गए हैं। तो अभी शहबाज शरीफ ने अपनी छतरी उठा भी ली तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ, उनसे कोई बात करने के लिए नहीं हो और वो कोना पकड़े हुए अपनी छतरी में खड़े हुए हों, ये थोड़ी सी आश्चर्यजनक है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, पाकिस्तान की मुझे लगता है कि उतनी हैसियत है नहीं जितनी हम लोग चर्चा करते हैं। पाकिस्तान दुनिया में नहीं देने लायक है, सिर्फ वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि गुंजाइश कितनी है तो जुगाड़ भर की। तो पाकिस्तान दुनिया के लिए बस जुगाड़ भर है। आज अमेरिका को कुछ जरूरत है, चलो जुगाड़ चाहिए तो पाकिस्तान को ले लो। कल रशिया को जरूरत है, वो ले लेगा। चाइना का परमानेंट जुगाड़ है। और मुझे लगता है कि ये बात शहबाज शरीफ बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप हर मंच पर इस तरह से, मतलब वो शब्द कहना ठीक नहीं होता किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, हमारा ही हिस्सा था पाकिस्तान, कल को हमारे साथ फिर आएगा, कोई विकल्प नहीं है, लेकिन दुत्कारा जाता है। अब इतनी बार कोई दुत्कारा जाएगा तो उसका स्वाभिमान मर जाता है। और लगातार आप देखिए जो कुछ दिख रहा है, उसी स्वाभिमान, आत्मसम्मान की कमी होने की वजह से वो हीन भावना शहबाज शरीफ के चेहरे पर नजर आती है। मीनाक्षी, छतरी वाला फोटो देख करके मुझे वो फोटो याद आ रहा है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और रीगन उनका छाता लेकर चल रहे थे और गाड़ी तक उनको छोड़ने आए थे। तो ये भारत का सम्मान है, पाकिस्तान का आपने देख ही लिया। इसलिए तो मैंने कहा कि सर, हमने भी कहानी कुर्सी की में 2 मिनट आखिरी के उनको जरूर दिए हैं, जितने के वो हकदार है।